मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएनटी। दिल्ली देश की राजधानी, जहां पर लाखों लोग उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन 10 नवंबर को उम्मीद नहीं बल्कि बारूद की गंध आई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बम धमाका होता है। ये सिर्फ धमाका नहीं, ये सवाल है सिस्टम से, सरकार से, कि हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ एमएनटीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल मानेसर, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत। धन्यवाद। सर, अभी हाल ही में आपने देखा कि 10 नवंबर को दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, काफ़ी लोग उसमें मारे गए और काफ़ी कार और गाड़ियां तहस नहस हो गई। आपने न्यूज़ में जैसा कि देखा होगा, तो इसके पीछे आप किसको कारण मानते हैं? देखिए, सेंट्रल में बीजेपी सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट है, और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। सवाल ये है कि क्या कानूनी और सुव्यवस्था सही ढंग से चल रही है? अगर सही ढंग से चल रही होती तो मुझे नहीं लगता ये हमला होता या ब्लास्ट होता। लोग जो मारे गए हैं उनके संदर्भ में बहुजन मुक्ति पार्टी व संगठन की संवेदनशीलता उनके परिवार के साथ में हमारी है। लेकिन देश के आंतरिक जो खतरे बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल है। लाल किले के बाजू में जो 1 नंबर का गेट है, शाम को 6:52 पर वो ब्लास्ट हुआ 10 तारीख को, और बिहार का दूसरे चरण का यानी आखिरी चरण का जो चुनाव था, वोट था, वो 11 नवंबर को था। तो बिहार में बहुत बड़ी धांधली हो गई है पैसों को लेकर। वोटरों को बूथ पर लाने के लिए पैसे बांटे गए और कई लोग उनके पकड़े गए हैं। तो इसकी चर्चा ना हो, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो धांधलियाँ हो रही है उसकी चर्चा ना हो, इसलिए थोड़ा सा हमें संदेह है कि इस चर्चा को दबाने के लिए ब्लास्ट किया गया होगा। देखिए सर, अभी आपने बिहार चुनाव की बात की है, तो अभी कुछ दिन पहले मीडिया में खबर आती है कि नेपाल के रास्ते बिहार में कुछ आतंकी संगठन के लोग घुसे, और उसके बाद अभी दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट होना, बिहार में चुनाव है और ये ब्लास्ट होना, तो ये कहीं ना कहीं आपको चुनावी तालमेल कुछ लगता है इसके पीछे? ये 100% नहीं, 200% है। और एक बात मैं सभी दर्शकों के सामने लाना चाहता हूँ, जब जब देश के आंतरिक सुरक्षा पर सवाल निर्माण होता है या देश की आंतरिक सुरक्षा संकट में आती है, तब तब देश के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं। लेकिन विदेश से उनने बयान दिए कि हम इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो विदेश में जाकर दे रहे हैं ना, उनको डर है। हाँ, वो डर है, तो वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे। क्यों नहीं मीडिया के सामने आ रहे? आना चाहिए ना। आप देख रहे हो कि 10 साल में नरेंद्र मोदी कभी मीडिया के सामने आए? एक भी पैसा। हाँ, तो मीडिया के सामने आएंगे तो पत्रकार उनको नंगा करेंगे। तो देश का प्रधानमंत्री अगर नंगा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आरएसएस नंगी हो जाएगी। तो ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है, ऐसा हमारी आशंका जताई जा रही है। नहीं, दरअसल उसको एक तरफ से देखा जाए तो जब बिहार में उन लोगों को खबर थी कि इतने दिन पहले आतंकी संगठन के लोग घुसे, तो उनको पकड़वाना चाहिए था। तो वही मैंने शुरू में कहा कि केंद्र में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, पैरामिलिट्री उनके नियंत्रण में है, सीआरपीएफ उनके नियंत्रण में है, एनआईबी उनके नियंत्रण में है, सीबीआई उनके नियंत्रण में है, सीडीआई उनके नियंत्रण में है, एसआईटी उनके नियंत्रण में है। तो ये सारा नियंत्रण में होते हुए अनियंत्रित परिस्थिति कैसे डेवलप हो रही है, ये सवाल है, ये गंभीर सवाल है। यही हम पूछ रहे हैं बीजेपी को कि सारा यंत्रणा जो है आपकी निगरानी में चल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में ऐसी विपरीत परिस्थितियां देश के अंदर कैसे विकसित हो रही है, ये बहुत गंभीर सवाल है।
देश की सुरक्षा को लेकर, देश की जनता की सुरक्षा को लेकर, यानी जनता मारी जा रही है लेकिन उनका कोई मूल्य ही नहीं है जी। तो ये सारा मामला जो चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो गड़बड़ी वाला मामला है, उसको दबाने के लिए सारा मामला खड़ा किया जा रहा है, ऐसा हमारा मानना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आपने बात की, बिहार में चुनाव हुआ अभी, तो बिहार के चुनाव में इस बार वोटिंग मशीन ईवीएम से ही चुनाव हुआ और लगातार विपक्षी पार्टियों के नेता ने वोट चोरी की बात की है, वोटिंग मशीन की तो बात नहीं की है। क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव का क्या रूप? देखिए, वहाँ पर राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे पर परिवर्तन यात्रा भी निकाली, तो जो बेनिफिशरी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में परिवर्तन यात्रा नहीं निकाल रहे थे राहुल गांधी जी, जस्ट लिसन मी। तो वो चुनावी प्रक्रिया के विरोध में लड़ना चाहते हैं लेकिन चुनावी व्यवस्था के विरोध में लड़ना नहीं चाहते हैं। आपने देखा होगा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परिवर्तन यात्रा निकाली जी। तो आज वामन मेश्राम साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो केवल चुनावी प्रक्रिया के विरोध में नहीं लड़ रहे हैं बल्कि चुनावी व्यवस्था के विरोध में लड़ रहे हैं। जब तक इस देश में चुनावी प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक देश में लोकतंत्र, संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर इस देश में लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है, संविधान को सुरक्षित रखना है, या 326 आर्टिकल के तहत जो वोटिंग का राइट बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ है उसका संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो बिहार में उन लोगों ने एसआईआर के विरोध में तो परिवर्तन यात्रा निकाली जी, लेकिन मुद्दा वोट चोरी का कहां से आता है? जो सिस्टम बनाई गई है उस सिस्टम के विरोध में आगाज करने के बजाय आप केवल वोट चोरी का आधार बनाकर आंदोलन खड़ा कर रहे हो और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के गड़बड़ी पर चुप्पी साध रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियरी रहा है, इसलिए वो ईवीएम मशीन के विरोध में बोलना नहीं चाहते राहुल गांधी जी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब तक हटती नहीं है तब तक इस देश में खतरा बढ़ता जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में राहुल गांधी बोलते हैं कि वोट चोरी होती है। आपने बताया कि वोट चोरी की बात ना करके ईवीएम की बात करना चाहिए, लेकिन वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो यही लग नहीं रहा है क्या कि बिहार चुनाव में कुछ तालमेल हुआ है कहीं ना कहीं कि ईवीएम की बात ना करके ईवीएम से इस बार शायद राहुल गांधी ने सेटिंग कर लिया हो? अंदरूनी हो सकता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जैसा कि न्यायेश कुमार जो चीफ है चुनाव आयोग के, वो कह रहे थे और कह भी रहे हैं, चुनाव आयोग जो है ना पक्ष ना विपक्ष है। तो चुनाव आयोग केवल बोल रहा है लेकिन उसके व्यवहार में नहीं दिख रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है ना पक्ष ना विपक्ष है, लेकिन चुनाव आयोग पक्षपाती है। वो कैसे? उसका पक्ष जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है और विपक्ष दल जो है वो कांग्रेस है। इसलिए वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाना नहीं चाहता है और लोगों को गुमराह करना चाहता है। अभी वो बेनिफिशरी है, पहले कांग्रेस ने 2004 में किया, फिर 2009 में गड़बड़ी की, उसके विरोध में ईवीएम भी कांग्रेस ने लाई। हाँ, वो ईवीएम भी कांग्रेस ने ही लाई थी। उसका भी कारण है कि कांशीराम साहब ने बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी की थी और कांशीराम साहब ने कहा था कि इस देश में बहुजन निर्माण की प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पार्लियामेंट का एज कम होते जाएगा, विधानसभा का एज कम होते जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट का एज कम होने के बजाय वो अधिक मजबूत हो रहा है। यानी कि कोई भी पार्लियामेंट में जो सरकार रहती है वो 5 साल में नहीं रहना चाहिए,
लेकिन ये परमानेंट 5 साल पूरे कर रहे हैं ना। जी। तो इसलिए कांशीराम साहब कहते थे वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा। तो इस नारे को ध्यान में रखते हुए ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई गई, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां है, जिनके पास वोट है वो शासक नहीं है, और जिनके पास वोट नहीं है वो शासक है। यानी माइनॉरिटी भी 2 प्रकार की है जी इस देश में। वो माइनॉरिटी है, एक रूलर माइनॉरिटी है, और दूसरी माइनॉरिटी जो है वो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है। कन्वर्टेड माइनॉरिटी कौन है? SC ST OBC से धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, लिंगायत हो, सिख हो। लेकिन ये कन्वर्टेड माइनॉरिटी रूलर नहीं है। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है वो रूलर है, जो 3.5% है, वो राज कर रहा है। उनका कोई बेस नहीं है। भाजपा का वोटर का बेस नहीं है, कांग्रेस का वोटर का बेस नहीं है जी। बेस जो है ये SC ST OBC का है। ये देश के मूल निवासी है। जिनके पास में वोट है वो राजा होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन लोकतंत्र पर बलात्कार करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा ये जो प्रातिनिधिक सरकार बननी चाहिए थी, ये प्रातिनिधिक सरकार नहीं है। ये लोकतंत्र पर बलात्कार करके पहुंच रहे हैं। ये रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो रियल रिप्रेजेंटेटिव तभी पार्लियामेंट में जा सकते हैं जब ये EVM मशीन बैन हो। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में लगातार हमारा संघर्ष जारी है। साथियों, अगर देखा जाए तो मनुस्मृति जिस प्रकार बहुजन समाज को अधिकार वंचित रखी थी, उसी प्रकार EVM भी वर्तमान समय में बहुजनों को या मूल निवासियों को भारत के अधिकार वंचित करने का काम कर रही है, ऐसा मानना है हमारा। लेकिन सर, बात करें अब उत्तर प्रदेश की, तो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव, तो बहुजन मुक्ति पार्टी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कोई स्टैंड है? हाँ, हम बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बहुजन मुक्ति पार्टी की सारी मशीनरी जो है चुनावी तैयारी में लगी हुई है। मेरी स्वयं 3 जोन की मीटिंग हुई और बड़ी बड़ी मीटिंग हुई। 5 नवंबर को पश्चिमांचल जोन की मीटिंग हापुड़ में हुई तैयारी के संदर्भ में। फिर 9 नवंबर को पश्चिमांचल जोन की मीटिंग हुई मऊ में, और कल 11 नवंबर को मध्यांचल जोन की मीटिंग लखनऊ में हुई जी। तो हम इस चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं और 2027 का चुनाव दमदारी से हम लड़ेंगे। सर, देखा जाए तो आप बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देश में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वर्ग है वो युवा वर्ग है, लेकिन आज के तारीख में अगर देखा जाए वर्तमान समय में, तो सबसे ज़्यादा बेरोजगार भी युवा ही है। तो इसके पीछे आप किसको कारण मानते हैं? इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है। लेकिन सर, देखा जाए तो दूसरे देश में सरकार किस देश में रोजगार देती है? हाँ, तो वो देखिए, भारत में जितना व्यक्ति पढ़ता है उतना ज़्यादा असंवेदनशील बनता है। हाँ। और फॉरेन कंट्री में जितना वो पढ़ता है उतना ज़्यादा संवेदनशील बनता है। फॉरेन की एजुकेशन पॉलिसी लागू करनी चाहिए भारत में, क्यों नहीं होती? फॉरेन में एक सिस्टम है, अगर कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है तो 18 साल तक वहाँ की गवर्नमेंट उसके ऊपर खर्चा करती है, और जब उसका एजुकेशन पूरा होता है, मान लो घर पर बैठा है, जॉब नहीं है, तो सरकार उसको कॉल करती है और कहती है यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, आप अप्लाई करें। जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती तब तक उसको स्टाइपेंड दिया जाता है। भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हाँ, नरेंद्र मोदी पढ़ा लिखा नहीं है ना, पकोड़े के थे। हाँ, तो पढ़ा लिखा नहीं है, डिग्रीधारी नहीं है और जागरूक भी नहीं है। देश का, किसी भी देश का भविष्य अगर उसका विजन ब्रॉडन द बेस करना है तो उस देश का एजुकेशन पॉलिसी कर सकते हैं। लेकिन भारत में क्या है? पकोड़ा तलो योजना, ये कोई योजना है? अरे MBBS पढ़ रहा है
MBA कर रहा है, IIT से पढ़ा हुआ है, उसको पकौड़ा तलाव योजना के ऑफर दे रहे हो। जी। मेरे पास में डाटा है, हर स्टेट का डाटा है। भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट का अगर एवरेज निकालेंगे तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख हर स्टेट में युवा बेरोजगारों की संख्या है। जी। ये गवर्नमेंट आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। जी। आप दिल्ली का आंकड़ा लो, आप पंजाब का आंकड़ा लो, आप हरियाणा का आंकड़ा लो, आप उत्तर प्रदेश का आंकड़ा लो, आप बिहार का आंकड़ा लो, महाराष्ट्र का आंकड़ा लो, गुजरात का आंकड़ा लो, राजस्थान का आंकड़ा लो। तो देश में करोड़ों युवा बेरोजगार बनाए जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। रोजगार की बात तो दूर की है, बेरोजगारी में ज़्यादा भर हुई है, ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। तो ये बेरोजगारी क्यों बढ़ाना चाहते हो? वो इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति जॉब करता है तो देश का भविष्य तो उसमें विकसित होता ही है, लेकिन उसके परिवार का फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस भी ग्रो करता है। ये ग्रो ना हो और ये पढ़े लिखे लोग जो है बेरोजगार बने ताकि बीजेपी उनके शक्ति का इस्तेमाल दंगों में करे। आप देखते होंगे जितनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी उतने ज़्यादा दंगे करेंगे लोग। जी। जितनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी उतने ज़्यादा कांवड़ यात्रा में उनको लेकर जाने वाली व्यवस्था बनाएंगे, बजट पास करते हैं 100 और वो कर भी रहे हैं। तो इस देश में युवाओं को अगर उनके फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस उनका ग्रो करना है तो उनको रोज़गार देने की आवश्यकता है। अभी 90,000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद करने की योजना बनाई है। जी। ये केवल स्कूल बंद करने की योजना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन पॉलिसी है। केवल एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं है बल्कि नौकरी में रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन प्रमोशन भी है। 50-16 आर्टिकल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में डिज़ाइन किया हुआ है, उसका अमल करने के बजाय ये गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी स्कूल है उसको मर्ज कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं। जी। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन में का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो ख़त्म करना चाहते हैं, नौकरी में जो एजुकेशन है वो ख़त्म करना चाहते हैं और रिजर्वेशन पॉलिसी ख़त्म करना चाहते हैं। स्कूल तभी चालू रहेंगे जब स्टूडेंट उस स्कूल में पढ़ेगा। अगर स्टूडेंट पढ़ेगा तो टीचर पढ़ाएगा। तो इसमें स्टूडेंट का भी भविष्य संकट में आया है और टीचर लोगों का भी भविष्य संकट में आया है। एक घर में एक फैमिली में एक टीचर है, उसके ऊपर 5 लोग सदस्य निर्भर हैं। तो 90,000 अगर स्कूल बंद होते हैं तो उसके आंकड़े निकालो। बड़े मात्रा में बेरोजगारी का संकट, आत्महत्या करने जैसी परिस्थिति निर्माण की जा रही है। तो इसलिए यह सरकार जो है यह संविधान के विरोध में है और आरक्षण के विरोध में है, ये ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए SC ST OBC के लोगों ने सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे साथ थे बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल मानेसर। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।